हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर मैं सीटीईटी के पेपर 2 को लेकर आई हूँ। और पेपर 2 में जो एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन, 8 साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए एसएसटी के 60 क्वेश्चन मिलते हैं। पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जूनियर लेवल का जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनके लिए। तो उसमें क्या होता है, पेपर 2 में एसएसटी के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप आर्ट्स में हैं तब, और साइंस साइड से अगर आप हैं तो आपको मैथ प्लस यहाँ पर साइंस के जो हैं वो टोटल 60 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं, मैं एसएसटी के 60 क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ये जो पेपर है वो दिसंबर 2022 का है। उस समय पेपर जो था आपका कंप्यूटर बेस्ड होता था, है ना, सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसी से ये क्वेश्चन पूरे लिए हुए हैं। और ये जो वीडियो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए। ये पूरा रूलर्स दिए हैं यहाँ पर, शासक और उनका शासनकाल कब रहा। और ये मध्यकालीन शासनकाल से जो इनका मध्यकाल में जो दिल्ली के शासक थे उनके बारे में बात हो रही है ये। तो ये तोमर हैं, अनंगपाल हैं, चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है। इनका शासनकाल कब कब रहा, इसको देखिए हिंदी में यहाँ पर दे रखा है। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये दूसरा वाला। यानी कि तोमर जो से वो आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक रहे। अनंगपाल जो थे, अनंगपाल का दे रखा है 1130 से 1145। और पृथ्वीराज चौहान का 1175 से, ये 1178 से भी आपको देखने को मिल जाएगा। और चौहान का 1165 से। तो इस तरह से ये है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन काल में तमिलनाडु में जो बस्तियाँ कौन सी किसकी बस्तियों को उर कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है। तो खेतीहरों और किसानों की जो बस्तियां होती थी उन्हें उर कहा जाता था। इंग्लिश में भी यहाँ पर मैं दिखाती चल रही हूँ क्वेश्चन। और ये मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य के जो बाद के शासक रहे तो उनका कब कब शासनकाल रहा उसको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर, इसको हिंदी में दे रखा है यहाँ पर। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा ये, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर तीसरा उत्तर है इसका। एक फर्रुखसियर जो है वो 1754 से 1759 तक, नहीं, ये 1713 से 1719 तक रहा। और इसके बाद ये जो बी वाला है, शाह आलम द्वितीय, ये रहा यहाँ पर, ये इसका, ये क्योंकि ये उत्तर है ना इसका। और जो अहमद शाह अब्दाली था वो रहा है यहाँ पर, ये इस वाले पोर्शन में। और आलमगीर द्वितीय जो है वो इस वाले टाइम में शासनकाल में रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराधिकार की सहदायाद, ठीक है। इसके ये इस प्रथा का क्या अर्थ है, ठीक है, उत्तराधिकार की सहदायाद। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर जो है, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन कर देना, ये इसका उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ये लिखा है, डिवोशनल हिम्स रिटन इन मराठी आर नोन एज, मराठी में लिखे गए जो भक्ति गीत थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा जा रहा है पांचवें क्वेश्चन में। तो इन्हें जो है वो अभंग के नाम से जाना जाता था। इसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो इसमें पूरा कथन और वो दे रखा है, ए और बी दोनों, और दोनों सही हैं नहीं हैं इस तरह से इसमें दे रखा है। थोड़ा स्मॉल कर लेती हूँ मैं इसे। तो इसमें लिखा है, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में कथन पढ़िए और बताइए। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों में सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया कवियों ने और कवि संतों ने। और इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने में अधिक जो है पसंद किया इसको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। तो इसका ए और बी दोनों ही सही हैं, ये यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है सातवां। इसमें ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसको ड्रॉप कर दिया था सीटीईटी ने, मतलब सीबीएसई के द्वारा इसका जो रिजल्ट है, इसका आंसर है वो नहीं दिया गया था। तो इसको आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपको मिल जाए तो देख लीजिएगा कहाँ गलती थी। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को लेकर है। मध्य प्रदेश की घुमंतू खेती को लेकर पूछा जा रहा है। तो आठवें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर है वेवड़, ठीक है, क्या है, वेवड़ दूसरा इसका। इसके बाद 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है ये, इसमें भी वही है कि आपको ए और बी दोनों पढ़ने हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसों और चर्चाओं के स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि संचार के नए तरीके जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छपने का विकास हो रहा है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है नवा क्वेश्चन है और नवे क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर जो है वो ए और दो दोनों सही हैं और ए और बी ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका पहला आंसर है। इसके बाद यहाँ पर फिर ये आ गया क्या कहते हैं, कथन और कारण। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 10वां और 10वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको ये ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये व्याख्या थोड़ी कर रहा है कि हाँ झेला था तो इसको लेकर ये अलग अलग बातें हो गई। तो इसका दूसरा है यहाँ पर। अगला आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे। इसमें भी वही है कथन और कारक। यहाँ पर है EV रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज के जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। ये 11वां क्वेश्चन है और 11वें क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करता है। ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर है 12वां कि किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो 12वें क्वेश्चन पे यहाँ पर है मौलाना आज़ाद जो थे, इन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र को उसका विरोध किया था। इसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा है पूरा 1857 के विद्रोह से लेकर है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। ये उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो इसमें कौन कौन से कथन इसमें सही बता रहे हैं, तो इसमें केवल दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर कथन पर विचार करना सही नहीं पूछा। तो यही मुझे सही नहीं लग रहा था और देखिए यहाँ पर मैं कंफ्यूज एकदम हो गई कि सही बता रहे थे कि सही नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ अंडरलाइन कर लीजिएगा जब भी कभी पेपर हो। तो कि 2 वाला जो है ये गलत है, ये इसके विरोध नहीं था। ये तो वो जो कारतूस थे वो मांस के बने हुए थे तो मुंह से खुलवाना जो है मुंह से खुलवाए जा रहे थे और हिंदू धर्म के जो है उच्च जाति वाले लोग उसमें थे। तो इस तरह का इसलिए इशू उठा था। तो ये और ये दोनों तो सही हैं लेकिन बीच वाला सही नहीं है, इसका केवल 2। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जो है ए और बी से जो कथनों पर सहायक संधि को लेकर है और सही विकल्प पूछा है। तो भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो इसका उत्तर जो है ए गलत है, अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे, लेकिन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर 14 के बाद 15 जो अंग्रेजों के अधीन आ जाते थे वो उन्हें स्वतंत्र सेना वो नहीं रख सकते थे, ये था। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर है ग्रह पूछा है और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय। देखिए क्वेश्चन आप देखिए किस लेवल का है ये। तो 15वें क्वेश्चन का उत्तर जो है यहाँ पर ये पूछा है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है। नेपच्यून का जो समय है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है। ठीक है, केवल 2 वाला सही है और यहाँ पर केवल 2 और यहाँ पर जो है सब गलत हैं, या जो समय दिए हैं वो सब गलत हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन में ये पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सी बात सही है। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट, ये 13वां नहीं 16वां क्वेश्चन है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक बात है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, ये नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर वो जलीय भाग से होकर गुजरती है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं 17वां क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त जो है उसके दोनों तरफ जो ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसके बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के चौड़ाई के बराबर होती है। चौड़ाई है, एक चौड़ाई है। ठीक है, ये लिखा है चारों ओर के वृत्त का एक चौड़ाई है, ये लिखा है। तो 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर जो आपको मिलेगा वो दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या लेकिन आर ए की नहीं कर रहा है, ये है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है इसमें यही है कि जब हम एक भारतीय शहर के जापान की जो भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तो हमें कितने घंटे अर्जित करेंगे और गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज अगर कर दें तब शहर तक जो पहुंचने में, तो हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर।
तो इसका उत्तर जो है हम 4 घंटे लगभग गंवाएंगे। ठीक है, ये समय देखने पड़ेगा, जो समय रेखा होती है उसके अंतर्गत आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद है द मेन मिनरल ऑफ द ओशियन क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट के जो मेन मिनरल हैं महासागरीय परपटी के, ठीक है, उसके बारे में पूछा कि मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो 1 मिनट, तो मैं आपको यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ए और सी दोनों हैं वो महासागरीय उसके हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों जो है महासागरीय परपटी के खनिज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20वां, और 20वां क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसका उत्तर यहाँ पर, ये एक व्यक्ति किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ लिखा है वहाँ उसे बाज, ऐश और बीज के पेड़ और फीजेड और मोनाल पक्षी मिले। उन्होंने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? तो वनस्पति क्षेत्र की बात, जहाँ पर बांज मिल रहे हैं, ऐश मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो पेड़ हैं ये कहाँ मिलते हैं ये पूछ रहा है। तो ये जो पेड़ मिलते हैं वो मिलेंगे आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर जो है 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, ये किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति आपको मिलेगी? प्राकृतिक वनस्पति ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो वो टुंड्रा क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगी ज़्यादा वनस्पति। इसके बाद ये यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। महासागर का जल लवणीय और खारा होता है। महासागर के में जल में बड़ी मात्रा में लवण घुले हुए होते हैं। तो आप इसमें अपने आप ही बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। दोनों ही सही हैं और दोनों ही व्याख्या कर रहे हैं, आर एक ही व्याख्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। तो पवन का जो निक्षेपण है उसको लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहा जाता है। इसके बाद द प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि में मिल जाती है तो उस स्थान की बात हो रही है, ठीक है, क्या बनाती है वो नहीं, तो वो नदी का मुहाना होता है। ठीक है, नदी का मुहाना कहलाता है। नदी का मुहाना, मान लीजिए समुद्र में नदी मिल रही है आके ये, तो ये जो है वो नदी का मुहाना कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और डेल्टा वो क्षेत्र है जहाँ पर नदी आती है और बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे अपने ये बहुत सारे अपने आप खंडों में विभाजित कर लेती है और यहाँ समुद्र में आके इस तरह से मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है जब यहाँ बहुत सारे, तो ये डेल्टा बना लेती है। तो इस तरह से। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर ये देखिए पूरा है यहाँ पर कि जो लक्षण है इनको सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। सारा बता रहा है कि इसमें यह है कि ये वन जो है सघन है और सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आवनूस और मोहगनी के इस प्रकार के जो वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, ये वन जो हैं वो भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं, इसका कोई टफ आंसर नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होंगे? उष्णकटिबंधीय सताहवार वन होंगे। ठीक है, और जो कि जैसे ये पृथ्वी है, इसकी जो विषुवत रेखा है इसकी 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे तक ये सारे वन यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए उष्णकटिबंधीय सदाहवार वन है। अगला यहाँ पर है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, सतत विकास का क्या अर्थ आप मानते हैं? तो 26वें क्वेश्चन के अंतर्गत है सभी देखिए ये मैंने जैसे आपको जो बताया था कि कैसे आंसर लगाएंगे, ये जो सबसे बड़ा देखिए आंसर है वही इसका सही है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करिए और भविष्य के लिए बचाइए, ये इसका सही चौथा आंसर इसका सही है। इसके बाद 27वां देखते हैं यहाँ पर, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? ये 27वां क्वेश्चन है। तो ये जो है टिन के जो हैं सबसे ज़्यादा उत्पादक अग्रणी देश हैं। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। जो टुकड़े बने हैं उनमें पानी रुका रहे, दूसरा टुकड़ा है उसमें रुका रहे, इस तरह से सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। फिर 29 है, एक बाज़ार में पक्की दुकानें वे होती हैं जिसके पास शहर पंचायत और नगर निगम के लाइसेंस हो, उनके पास पक्की दुकानें होती हैं। एक तो ये है इसका, नहीं इसके ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो है केवल ए और बी, हाँ, जहाँ पर कर्मचारी नियमित हो और शहर ये वाला, ये ए और बी इसके यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर उत्तर 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो नगर निगम में
चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं, तो उन्हें पार्षद कहते हैं। नगर निगम में जो सदस्य चुने जाते हैं पार्षद कहते हैं, और मेन जो उनका होता है उसे मेयर कहते हैं ना, तो उसे पार्षद कहते हैं। अगला 30 के बाद 31वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल नियुक्त करता है, ये आप सभी को पता है। और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है केंद्र में, ये राज्य की बात पूछी जा रही है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कथन और कारक वाला। कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ में दबकर कई किसान आत्महत्या कर ली है। छोटे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका भी नहीं पाते। ये साहूकारों से बेचारे वो कर्ज लेते हैं, इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो 32वां क्वेश्चन है, और इसका उत्तर जो होगा दोनों ही सही हैं, और व्याख्या भी कर रहा है, आप अपने आप ही इसको समझ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है कि ये चूज इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ये श्रम को कानून के द्वारा किस तरह के श्रम को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका उत्तर यहाँ पर ये केवल ये जो बेगार वाला है, इस श्रम को कानून के द्वारा जो है वो किया गया, तो इसका ये दो वाला इसका उत्तर होगा, केवल ए। इसके बाद यहाँ पर 34वें क्वेश्चन पे आते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर वो है समुदायों की बड़ी संख्या है, इस वजह से एक से अधिक स्तर हैं। इसके बाद यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन में देखते हैं कि ये विचार करना है, और इसमें जो कथन और कारक हैं उनको सही से बताना है। तो इसका यहाँ पर ए, सी और डी सही है, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को बेहतर स्काउट लीडर आता है, और लड़कियाँ सौम्य जो कोमल होती हैं और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, लड़के दबंग और उग्र स्वभाव के होते हैं। ये तीनों सही हैं, लेकिन ये वाला जो है ये गलत है। फुटबॉल खेलने में लड़कियाँ अच्छी होती हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं, तो इसलिए तीनों बात सही हैं। इसके बाद यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है। इसमें भी यही है कि जो है भारत की संसद जो है किसके द्वारा बनती है? तो संसद किसके द्वारा बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो ए, बी और डी होगा इसका आंसर। तो ये जो इसका उत्तर यहाँ पर आपको ए, बी, डी ये वाला है चौथा, ठीक है, ये है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 37वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए, क्या चाहिए? किसी एक धर्म का समर्थन ना दे। ये इसके लिए बिल्कुल सही है, तीसरा। इसके बाद यहाँ पर अगला है कथन और कारक वाला। भारत के पास एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो इसका उत्तर पूरा बताना है यहाँ पर कि व्यक्ति बेहतर व्याख्या कर रहा है, कौन सा वाक्य क्या है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 38वां क्वेश्चन था। 38वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर जो केवल एक सही है, दूसरा वाला नहीं, ये वाला ए वाला सही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 39वें क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समुदाय के घोटेआइजेशन, ठीक है, घेटोआइजेशन, ठीक है, किसी समुदाय के घोटेआइजेशन की प्रतिक्रिया का नतीजा है, तो ये उसकी बाकी समाज से अलगाव होना ये है। इसके बाद यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 40वां क्वेश्चन है, और 40वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए शहरों के कुछ इलाके तय किए जाना, ये वाला है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 41वां है, और कथन और कारक का है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं के विचारों और संस्थानों को समझाने में सक्षम बनाते हैं और अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका जो 41वां है, इसका है दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है आर ए की, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद यहाँ पर 42वां आ गए। 42वां जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसको चूज करना है। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर जो 42वां है उसमें क्या है, जानकार और तार्किक बनाता है, सही है, पेशेवर बनाता है, सही है, और सामाजिक रूप से सक्रिय। तो ए, बी और डी इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा। ये राजनीति वाली बात तो नहीं है, तो ये सही है यहाँ पर।
43वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं और उत्तरदायित्व को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त इसमें से पूछा कौन सा है। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है 43वां, तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा भूमिका निभाना। ठीक है, क्या है? भूमिका निभाना। अगर भूमिका निभाने वाले मुख्य प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाएं और उत्तरदायित्व को आपको समझाना है, तो आप भूमिका निभाकर आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन है, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहाँ प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है, एक वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है, यहाँ विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा आप उपयुक्त बताएंगे कि विद्यालयी कर्मचारी किस रूप में है यहाँ पर। ठीक है, जो इन्होंने रूप बदल दिए हैं, ये है, ये है, ये 44वां है, तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा कार्यपालिका है। क्या है? कर्मचारी जो हैं वो उसकी कार्यपालिका के रूप में होंगे। इसके बाद 45वां है यहाँ पर कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कक्षा का आरंभ पशु यानी कि मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। ठीक है, अपनी जो कक्षा का आरंभ है वो इस तरह से कर रही है कि जो चारागाह है, मतलब मवेशियों को चराने के लिए, उसको भूमि के संबंधित जो मामला है उसको लेकर चर्चा करना शुरू करा। तो किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है, वो किस बात पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा वो पंचायती राज पर यहाँ पर चर्चा कर रही है। ठीक है, नगर पर नहीं, ना ही निचली ना आरक्षण पर, तो पंचायती राज पर कर रही। पंचायत स्तर पर ही तो होते हैं, गांव की बातें। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। ठीक है, कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न कर देता है, कोई भी विषय, तो शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, इसमें पूछा जा रहा है। तो शिक्षक जो है, शिक्षक को ऐसे, देखिए इसका भी आंसर देखिए सबसे बड़ा वाला है, चाहिए ऐसे मामलों पर परिचर्चा में परिपक्वता से करे, और ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से उस पर चर्चा हो सके, पूरे मैच्योरिटी के साथ उस पर बात करे। इसके बाद यहाँ पर 47वां है। 47वां पूछ रहे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो इसका उत्तर ये यहाँ पर बी और जो सी है, केवल ये दोनों सही हैं। ठीक है, खुद सूचित, ये पूरा एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटना और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखे और शिक्षार्थियों को उसके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंध स्थापित करने में मदद करे। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर 48 में आते हैं। 48वां जो है यहाँ पर कक्षा में जेंडर भूमिकाएं आ गई। देखिए, जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में किन पर अधिक केंद्रण होना चाहिए, करना चाहिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है यहाँ पर ये दर्शाने के लिए सामाजिकरण की हर जगह एक जैसा नहीं है, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है, तो केवल सी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर सही दी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आप जेंडर भूमिकाओं को लेकर बताएंगे तो केस स्टडी सबसे सही बात है, तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर ये इसका जो है यहाँ पर ये आ गया 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा लैंगिक बराबरी। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्वेश्चन जरूर आएगा। लैंगिक बराबरी की समझ में बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं, सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर जो है हम देखिए सुल्ताना के स्वप्न की कहानी सुना सकते हैं, मताधिकार आंदोलन के बारे में सुना सकते हैं, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने के अधिकार को लेकर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सब बातें जो हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर BCD राष्ट्रीय गान तो कोई बात नहीं होती, तो यहाँ पर ये तीनों हम बातें कर सकते हैं। जेंडर की महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, इस बारे में अगर हमें बात करनी है तो। 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। 50वां क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव का विषय पर चर्चा करना चाहती है, भेदभाव वाले विषय पर, तो कौन सा उदाहरण उसके लिए उपयुक्त रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसका क्या है कि वो भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव बता दे कि वो कैसे भेदभाव, जो जाति वाले भेदभाव से रहे थे परेशान। और इसका एक और भी हो सकता है कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पुस्तक है जूठन, इसको अच्छे से पढ़ा सकती है। भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया को ये बताएंगी, तो ये तो सही नहीं है। ये दोनों A और B जो हैं इसके सही हैं। इन दोनों कहानियों को अगर सुनाएगी टीचर तो भेदभाव की बात को बच्चे समझ पाएंगे कि पहले क्या होता था और ये चीज़ गलत थी। 51वें क्वेश्चन पे आते हैं। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा की शिक्षिका विद्यार्थी को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों के द्वारा
अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। तो इसके बारे में ये है कि पाठ योजना में किस चीज़ को, कौन सी गतिविधियों को वो स्थान दे सकती है। तो इसमें जो है यहाँ पर दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन कर सकती है, और ये नहीं, इस पे व्याख्यान नहीं, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित कर सकती है। तो ए और सी इसका सही है। इसके बाद यहाँ पर 52वां क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित ए और आर को पढ़ना है। तो किसी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीकों से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें से ए और आर पूछा है, तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ए की आर सही व्याख्या नहीं है, यहाँ पर ये है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये आपको क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, ये था 52वां। अब है 53वां क्वेश्चन, और 53वां क्वेश्चन जो है, नहीं 52वां क्वेश्चन जो है, इसका उत्तर व्याख्या यहाँ पर सही होगी। ठीक है, ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका पहला होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर गलत बोल गई थी मैं। इसके बाद यहाँ 53वां क्वेश्चन है। 53वें क्वेश्चन का जो उत्तर है, इसको देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मिडिल स्तर पर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक ज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है। पाठचर्या में भार को बढ़ा देता है। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण है कि जिस तरह के स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया जाता है, वह बोधगम्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है। तो ये 53वां क्वेश्चन है, और 53वें क्वेश्चन में ये है कि ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। इसके बाद यहाँ जो है 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है या माना जा सकता है। तो अकबरनामा के लेखों पर संपादित संकलन जो है, ये द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये और तो सब नहीं है, लेकिन अकबरनामा को माना जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। अगला यहाँ पर आ गया ये विश्लेषणात्मक रूब्रिक, जांच सूची और समग्र परक रूब्रिक। इसको जो है सुमेलित करना है और मिलाना है। तो यहाँ पर जो है 55वां क्वेश्चन है, तो ये जो है इसका उत्तर जो होगा वो यहाँ पर ये वाला होगा, तीसरा। ठीक है, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा, ये इस तरह से मिलान करा जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है ये 56वां क्वेश्चन। 56वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है कि जो प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं, कौन से प्रश्न इसमें से, तो ये पूछ रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग को लेकर। तो इसका यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा, इसका उत्तर है बी, सी और डी। ठीक है, बी, सी और डी। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर सही हैं। इसके बाद 57वां क्वेश्चन है। 57वें क्वेश्चन में पूछ रहा है तथ्य शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, कौन से प्रश्न। तो 57वें क्वेश्चन में है केवल एक वाला जो है ये तथ्यात्मक बात करता है और ये तीनों नहीं करते हैं। ठीक है, मौसम के बारे में आप तथ्यात्मक बात कर सकते हैं, ये सब सही है इसके अकॉर्डिंग। फिर ये आगे देखिए, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, ये पूछ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है वो 58वां है, और यहाँ पर इसकी उत्तर जो होगा वो ए, सी और डी, ये तीनों इसके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद आ जाते हैं 59वें क्वेश्चन पे। इसमें कह रहे हैं विद्यार्थियों के आकलन में आकलन जो है निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही है। विद्यार्थियों की उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धि, फिर अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया जाए और उन्हें समझने के लिए, ये भी ठीक है। अधिगम संबंधी कठिनाई से उबरने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाना, तो ए, बी और डी सही हैं इसके। इसके बाद आ गया 60वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम में निष्कर्ष, तदानुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें पूछा है कि कौन से प्रश्न इसमें से ऐसा करते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी और सी। ठीक है, बी और सी ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इस पूरी बात को आकलन करते हैं। तो ये पूरे देखिए एसएसटी के क्वेश्चन थे, ये देखिए पूरा लिखा है, सोशल साइंस के क्वेश्चन है ये। तो
यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको देख जरूर लीजिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।